Welcome to everyone. So today again we are going to discuss some important one-liners from the Indian geography. अभी तक हमने लगभग इसमें जो है 10 one-liners को डिस्कस किया है. ठीक है, इसमें हमने देखा कि इंडिया सबसे ज़्यादा जो है इंटरनेशनल बाउंड्री बांग्लादेश के साथ शेयर करता है. अगर हम बॉर्डर की बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर की, तो वो लाइन है, उसको हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन. ठीक है, तो बेसिकली रेड क्लिफ एक लायर थे जिसको क्लेमेंट एटली ने, जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन थे, उसने इसको अपॉइंट किया कि आप इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन करके दे दो. ठीक है, तो जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बाउंड्री लाइन है जिसको रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है. ठीक है, तो वो रेड क्लिफ लाइन जो है वो सिरल रेड क्लिफ लाइन के नाम से भी मशहूर है. इसका फुल नाम है सिरल, CYRL, सिरल रेड क्लिफ. तो सर क्रीक भी हमने देखा, इंदिरा पॉइंट, तो आप ये जो हमने इसका लेक्चर किया है तो उसमें आप देख सकते हो. ठीक है, तो आज हम फर्दर देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे. तो आज का जो यहाँ पे वन लाइनर है वो है कि 10th में रिपीट करूँगा तब 10th के नीचे हम आएंगे. द नेशन सेपरेटेड बाय मैकमोहन लाइन आर, यानी कि कौन सी दो कंट्रीज़ है जो एक बाउंड्री लाइन से सेपरेट होती है जिसका नाम है मैकमोहन. वो होता है चाइना और इंडिया. ठीक है, तो मैकमोहन एक लाइन है, बाउंड्री लाइन है जो इंडिया और चाइना को अलग करते हैं. कहाँ से? तिब्बत के साइड से और इंडिया के आसाम साइड से. ठीक है, तो वहाँ से लाइन जो है इसको ड्रा किया गया है. बेसिकली इस लाइन को 1913 टू 1913 और 14 में तिब्बत की गवर्नमेंट और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में, उनके दरमियान एक शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी. ठीक है, अक्टूबर 1913 में. तो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसी में जो है ये तय पाया गया कि हम एक बाउंड्री लाइन खींचेंगे इंडिया और तिब्बत के दरमियान. तो तिब्बत तो इस वक्त चाइना का हिस्सा है. ठीक है, तो बाद में इस लाइन को जो है, जो इस लाइन का निगोशिएटर था ब्रिटिश साइड की तरफ से, उसका नाम था सर हेनरी मैकमोहन. ठीक है, सर हेनरी मैकमोहन. तो सर हेनरी मैकमोहन इस शिमला कॉन्फ्रेंस के चीफ थे. तो बाद में इसी ये जो लाइन है, ये जो बाउंड्री लाइन है इंडिया और चाइना के दरमियान, इस वक्त इस लाइन को बाद में इसी के नाम पे रखा गया. ठीक है, सर हेनरी मैकमोहन. ठीक है, तो ये आपने याद रखना है. अब आगे देखेंगे. अब जो आज का वन लाइनर है वो है द सियाचिन ग्लेशियर्स मेल्टिंग वाटर्स आर द मेन सोर्स ऑफ विच रिवर. सियाचिन ग्लेशियर जो है, ठीक है, जो सियाचिन ग्लेशियर है जहाँ पे इंडिया का हाईएस्ट पॉइंट भी है जिसको हम कहते हैं इंदिरा कोर. ठीक है, इंदिरा कोर के नाम से जो इंडिया का हाईएस्ट पॉइंट है. तो यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं. ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर है, ये एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है. तो जब ये मेल्ट होता है तो यहाँ से एक रिवर बनता है. ठीक है, तो उस रिवर का नाम है न्यूब्रा. ठीक है, और ये न्यूब्रा रिवर जो है ये न्यूब्रा वैली से गुजरता है, फ्लो करता है, इसीलिए इसको न्यूब्रा रिवर के नाम से जाना जाता है. बाद में ये रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरी बनते हैं. ट्रिब्यूटरी का मतलब है जब कोई छोटा रिवर किसी बड़े रिवर के साथ अपना पानी शेयर करता है, उसको हम बोलते हैं ट्रिब्यूट करना, ट्रिब्यूटरी. डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब है जब किसी रिवर से और एक अलग रिवर निकलता है, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी. तो यहाँ पे न्यूब्रा जो है ये ट्रिब्यूटरी है. अब ये ट्रिब्यूटरी क्यों है? जब ये यहाँ से सियाचिन ग्लेशियर से फ्लो करता है तो आगे इसको एक रिवर मिलता है, एक बड़ा रिवर, जिसको हम बोलते हैं शायुक रिवर. ठीक है, शायुक रिवर ऑफ लद्दाख. उसमें ये अपना पानी जो है ट्रिब्यूट करता है, तो इसलिए ये जो है न्यूब्रा रिवर शायुक की ट्रिब्यूटरी है. जब हम कश्मीर की जो कश्मीर की जियोग्राफी है वो पढ़ेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे. तो फिर जो ये शायुक रिवर है ये खुद जो है ये इंडस रिवर जो है उसकी ट्रिब्यूटरी है. ठीक है,
तो इसलिए आपने याद रखना है। तो यहाँ पे आपने इतना ही याद रखना है कि सियाचिन ग्लेशियर जो है जब वो मेल्ट होता है तो वहाँ से कौन से रिवर का सोर्स बनता है, तो वह है रिवर न्यूब्रा, ठीक है, लद्दाख का रिवर। अब और एक है यहाँ पे वन लाइनर, द सोर्स ऑफ रिवर जहलिम इन जम्मू एंड कश्मीर इज, जम्मू एंड कश्मीर का जो रिवर जहलिम है, ठीक है, उसका मेन सोर्स कहाँ से है, तो वेरीनाग से है। अनंतनाग में जो एक टूरिस्ट स्पॉट है वेरीनाग स्प्रिंग, ठीक है, तो वहाँ से इसका ऑरिजिन होता है जहलिम रिवर का, ठीक है। फिर ये जहलिम जो है ये भी पहले ये ट्रिब्यूटरी बनती है चिनाब रिवर की, ठीक है। चिनाब जो रिवर है ये खुद बाद में इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी बनती है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे याद रखना है। अब आगे देखेंगे तो इसमें इतना ही याद रखना है कि जो जहलिम रिवर है जो वेरीनाग से बाद में अनंतनाग खनाबल फिर श्रीनगर की तरफ जाता है, तो उसका जो सोर्स है वो कहाँ से उसका पानी आता है, वेरीनाग स्प्रिंग से। तो ये आगे देखेंगे अब। विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट, ठीक है। लार्जेस्ट का मतलब है जो लार्ज साइज़ का होगा जिसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्रेश वाटर अवेलेबल है, ठीक है। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज़ वुलर लेक, जो जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। तो वुलर लेक जो है ये इंडिया का फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक माना जाता है। तो अब और एक वन लाइनर है, विच लेक ऑफ J&K वाज डिस्क्राइब्ड बाय सर वाल्टर लॉरेंस एज द लेक पार एक्सीलेंस, किस लेक को ब्रिटिश का जो ब्रिटिश की एक फेमस पर्सनैलिटी जो ब्रिटिश दौर में यहाँ पे आई थी जब वो इंडिया पे रूल करती थी, तो उसका नाम था सर वाल्टर लॉरेंस, ठीक है। तो जब इसने यहाँ पे उस टाइम डल लेक को देखा तो इसने डल लेक को कुछ यहाँ पे प्रेज वर्ड्स दिए जिसको हम कहते हैं लेक पा एक्सीलेंस। लेक पा एक्सीलेंस का मतलब है बियॉन्ड कंपैरिजन, यानी कि ये वो डल लेक है जिसका कंपैरिजन नहीं है, ये बेस्ट क्वालिटी है, हाईएस्ट क्वालिटी का लेक है, यानी कि दुनिया का ऐसा कोई भी लेक मैंने अभी तक नहीं देखा। ये किसने कहा, सर वाल्टर लॉरेंस ने। तो इसने ये वर्ड इस्तेमाल किया लेक पा एक्सीलेंस। तो अगर आपसे पूछा गया कि डल लेक को लेक पा एक्सीलेंस का टाइटल किसने दिया, तो वो सर वाल्टर लॉरेंस ने दिया। बियॉन्ड कंपैरिजन इसका मतलब यही है। अब और एक वन लाइनर, विच इज़ द हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया, इंडिया का हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट है। हाईएस्ट का मतलब है सबसे आल्टीट्यूड पे, यानी कि सबसे अबव द सी लेवल पे। अगर हम देखेंगे अबव द सी लेवल पे यानी कि सबसे हाईएस्ट आल्टीट्यूड पे जो इंडिया का सॉल्ट वाटर लेक है उसका नाम है पेंगोंग लेक, ठीक है, जो लद्दाख में है, ठीक है। तो लद्दाख में है, लेकिन अब इसके बारे में थोड़ा हम डीप से जानने की कोशिश करेंगे। अगर इसका हम टोटल आल्टीट्यूड देखेंगे अबव द सी लेवल वो है 4225 मीटर्स अबव द सी लेवल, ठीक है। दूसरा अगर हम देखेंगे ये कितना लॉन्ग है यानी कि इसकी कितनी डिस्टेंस है, तो वो है 134 किलोमीटर इसकी जो डिस्टेंस है। अब ये जो लेक है पेंगोंग लेक, ठीक है, ये फाइव सब लेक्स में डिवाइड होता है, यानी कि इसके 5 छोटे छोटे लेक्स बनते हैं। उन 5 लेक्स को हम उनके अलग अलग मतलब नामों से जाना जाता है। एक है यही पेंगोंग सो तिब्बतियन वर्ड में लेक को कहा जाता है, ठीक है, पेंगोंग सो लेक। दूसरा है सोनाक SONYAK नाक, आप क्या पढ़ोगे, ठीक है। तो ये सोनाक लेक। उसके बाद जो तीसरा है वो है रमसो लेक। और एक है यहाँ पे वो है नायक सो। इसके यहाँ पे सो है लेकिन जब यहाँ पे लाएंगे तब ये अलग बनता है, ठीक है। तो
यहाँ पे आपने याद रखना है पैंगोंग लेक, पैंगोंग सो, सो नायक, रमसो एंड नायक सो। ये मतलब 5 लेक है जिनमें पैंगोंग लेक जो है डिवाइड होता है। ठीक है, यानी कि पैंगोंग लेक को मिला के और ये 4 जो है ये बनते हैं 5 सब लेक्स ऑफ पैंगोंग लेक। ठीक है, लेकिन अगर हम देखेंगे जो पैंगोंग लेक है, आप क्या इसको प्रोनाउंस करोगे, ठीक है, तो इसका मेजॉरिटी हिस्सा जो है वो चाइना के अंडर है, लेकिन इंडिया के अंडर इसका स्मॉल पार्ट है, उतना ज़्यादा पार्ट इंडिया के अंडर नहीं है इसका, ये भी आपने याद रखना है। अगर इसका हम टोटल एरिया देखेंगे स्क्वायर किलोमीटर, वह है 679.3 स्क्वायर किलोमीटर, 679.3 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, लेकिन इसमें से मेजॉरिटी हिस्सा चाइना के पास है और इंडिया के पास बहुत कम हिस्सा है। ठीक है, अगर इसकी विड्थ हम देखेंगे, विड्थ इसकी है 5 किलोमीटर, इसकी विड्थ 5 किलोमीटर है, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड है आजकल। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डिस्प्यूट चल रहा है इंडिया और चाइना के दरमियान, इसलिए थोड़ा यहाँ पे मैंने डिटेल पे इसके ऊपर बात करने की कोशिश की। तो अब यहाँ पे इसका अगर हम देखेंगे, इसको तिब्बतियन लैंग्वेज में अलग नाम से जाना जाता है। तिब्बतियन लैंग्वेज में इसको कहा जाता है, पहले मैं लिखूँगा उसके बाद इसको मैं प्रोनाउंस करके बोलूँगा आपको। आंग्ला रेनबो सो, यह CUOMU, कुआमू आंग्ला रेनबो सो, कुआमू आंग्ला रेनबो सो लेक, ये पैंगोंग लेक को तिब्बतियन लैंग्वेज में कहा जाता है। इसका अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब है लॉन्ग नेकेड क्रेन, लॉन्ग नेकेड क्रेन लेक। लॉन्ग नेकेड क्रेन लेक किसको कहा जाता है तिब्बतियन लैंग्वेज में? पैंगोंग लेक को कहा जाता है। ठीक है, क्रेन जो है, क्रेन एक मशीन भी है जिससे जो गाड़ी को उठाया जाता है, लेकिन क्रेन जो है एक बर्ड है जिसको हम उर्दू में सारस कहते हैं। ठीक है, इसकी जो गर्दन होती है वो नंगी होती है, तो इसका जो खुराक है वो ये जो है फिश का इस्तेमाल ही ज़्यादा करता है, तो इसलिए इस नाम से भी इसको जाना जाता है पैंगोंग लेक को। ठीक है, किस नाम से? वो है लॉन्ग नेकेड क्रेन लेक, ये तिब्बतियन लैंग्वेज में इसको कहा जाता है जब हम इसको इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। अब है यहाँ पे और एक वन लाइनर, वह है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम बाय। ये मैंने लेक्चर में डिस्कस किया है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में। ठीक है, बेसिकली इंडिया में 2 टाइम जोन्स आते थे। ग्रीनविच एक जगह है ब्रिटिश में। ठीक है, तो वहाँ से जो है प्राइम मेरिडियन जहाँ से टाइम को दुनिया के लिए मेज़र किया जाता है। ठीक है, उस लाइन से इंडिया, ये जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है जहाँ से टाइम स्टार्ट होता है दुनिया का, इस 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से इंडिया कितने आवर्स आगे है? वह है 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ग्रीनविच कहाँ पे है? ग्रीनविच एक जगह है ब्रिटेन में जहाँ पे एक लाइन को ड्रा किया गया है जिसको हम कहते हैं प्राइम, एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन, प्राइम मेरिडियन, या इसको हम 0 डिग्री मेरिडियन भी कहते हैं। अब है विच स्टेट इज़ द प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया? इंडिया की वो कौन सी स्टेट है जिसको प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया कहा जाता है? वो है सिक्किम, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे पहले प्रोटेक्टोरेट स्टेट क्या होता है। बेसिकली अगर सिक्किम की बात करेंगे 1950 से पहले सिक्किम जो है ये इंडिया के अंडर नहीं था, ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री थी सिक्किम। ठीक है, बाद में एक एग्रीमेंट हुआ, एक ट्रीटी हुई इंडिया और सिक्किम के दरमियान 1950 में। ठीक है, 1950 में, जिसमें सिक्किम को एक स्टेटस दिया गया इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, वो था प्रोटेक्टोरेट स्टेट। प्रोटेक्टोरेट स्टेट उस स्टेट को कहा जाता है
जिस स्टेट को कोई अनदर सॉवरेन स्टेट कंट्रोल करती है, यानी कि यहाँ पे अब सिक्किम पहले इंडिपेंडेंट था 1950 से पहले, लेकिन अब ट्रीटी के बाद ये इंडिया के अंडर आया, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इसको कौन सा यहाँ पे टाइटल दिया, प्रोटेक्टोरेट स्टेट। प्रोटेक्टोरेट स्टेट का मतलब है ए स्टेट दैट इज कंट्रोल्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय अनदर सॉवरेन स्टेट, यानी कि यहाँ पे इंडिया अब सिक्किम को जो है एक्सटर्नली जो है कंट्रोल करता था, लेकिन जो इंटरनल यहाँ पे था, इंटरनली जो इंटरनल ऑटोनॉमी थी वो सिक्किम को प्रोवाइड किया गया था 1950 में। और इस एग्रीमेंट में कहा गया कि इंटरनली आपके पास ऑटोनॉमी है सिक्किम के पास, आप इंटरनली क्या करना चाहोगे, लेकिन जो फॉरेन अफेयर्स है, जो कम्युनिकेशन है, फॉरेन अफेयर्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, वो इंडिया कंट्रोल करेगा। इसीलिए इसको कहा गया प्रोटेक्टोरेट स्टेट। प्रोटेक्टोरेट स्टेट का मतलब है वो स्टेट जिसकी इंटरनल ऑटोनॉमी होगी, इंटरनली वो खुद मुख्तार होगी, लेकिन एक्सटर्नली उसका जो एक्सटर्नल अफेयर होगा वो कोई दूसरा सॉवरेन स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट कंट्रोल करता होगा। जैसे यहाँ पे इंडिया एज अ सॉवरेन स्टेट सिक्किम को कंट्रोल करता था 1950 से लेकर 1975 तक। 1950 से लेकर 1975 तक जो सिक्किम स्टेट थी इसको प्रोटेक्टोरेट स्टेट कहा जाता था, लेकिन 1975 में इसका ये प्रोटेक्टोरेट स्टेटस हटाया गया और इसको बाकी स्टेट्स की तरफ से इसके ऑटोनॉमी को ख़त्म किया गया, प्रोटेक्टोरेट ख़त्म किया गया और इसको नाम दिया गया सिंपली जो आज ये स्टेट है। ठीक है, जिस तरीके से बाकी स्टेट है, तो आपने याद रखना है कि किस स्टेट को कहा जाता है प्रोटेक्टोरेट स्टेट भी। अब यहाँ पे हम देखेंगे और एक वन लाइनर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर सेपरेटेड बाय विच चैनल। जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है ये इनके बीच में कुछ वाटर चैनल्स है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे इसमें आइलैंड्स है। ठीक है, मिडल आइलैंड इसका सबसे बड़ा आइलैंड है, ये मैंने लेक्चर में डिस्कस किया है, और वन लाइनर भी इसका हमने डिस्कस किया है। अंडमान एंड निकोबार का सबसे बड़ा जो आइलैंड है उसका नाम क्या है, मिडल अंडमान। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें बहुत सारे आइलैंड्स हैं, लेकिन जो अंडमान आइलैंड है और निकोबार आइलैंड है इनके बीच में एक चैनल है, इनके बीच में एक चैनल है। ठीक है, उस चैनल को हम कहते हैं 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल ये एक वाटर चैनल है जो अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट करती है। ठीक है, अब और एक वन लाइनर है, इंडिया हैज़ ए लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट, तो ये मैंने डिस्कस किया लेक्चर में भी। तो इंडिया की जो टोटल लैंड बाउंड्री है, यानी कि इसमें जो इंडिया के आइलैंड्स है अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड, उनको छोड़कर जो इंडिया की मेन लैंड है उसका जो टोटल लैंड बाउंड्री है, सर्कमफ्रेंस है, वो है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे याद रखना है। अब है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ इंडिया, इंडिया का टोटल एरिया कितना है, वह है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, यानी कि इंडिया का ये टोटल एरिया है। अगर वर्ल्ड के लेवल से देखेंगे इंडिया के पास कितना एरिया है, वह है 2.4%। ठीक है, जो टोटल लैंड है दुनिया की उसमें इंडिया के अंडर कितना लैंड है, 2.4%। ठीक है, तो अगर इंडिया का इसका स्क्वायर किलोमीटर निकालेंगे तो वह है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। अब यहाँ पे और एक वन लाइनर है, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्टल लाइन इन इंडिया। मैंने आपको लेक्चर में भी कहा है कि इंडिया की जो स्टेट्स है साउदर्न इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे ही ओशंस है या सीज़ है इंडिया की, तो इंडिया की 9 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज कोस्टल बाउंड्री शेयर करती है। ठीक है, उसमें आपको यहाँ पे याद रखना है कि सबसे ज़्यादा कोस्टल बाउंड्री किस स्टेट की है, वह है गुजरात की। गुजरात की जो टोटल कोस्टल बाउंड्री है समंदर के साथ वो है ऑलमोस्ट 1600 किलोमीटर। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है 1596 किलोमीटर, लेकिन आप यहाँ पे याद रखोगे कि 1600 किलोमीटर जो है सबसे ज़्यादा कोस्टल बाउंड्री गुजरात की है। ठीक है, अगर आपको कहा गया कि सबसे कम कोस्टल बाउंड्री किस स्टेट की है, 9 कोस्टल स्टेट्स जो है 9 स्टेट्स कोस्टल बाउंड्री टच करती है समंदर के साथ, उनका बॉर्डर जो है शेयर होता है समंदर के साथ,
तो सबसे कम है वेस्ट बंगाल का, उनका जो टोटल कोस्टल बाउंड्री है वो है 157 किलोमीटर। ठीक है, तो अब और एक पॉइंट है, अगर यूटी की बात करेंगे, यूटी में सबसे कम जो कोस्टल बाउंड्री शेयर करती है वो यूटी है। दो यूटीज है, एक है पुडुचेरी और दूसरा है दमन दमन एंड दू दमन एंड दू। ठीक है, ये वो यूटीज है जो गुजरात में पड़ती है। ठीक है, दमन एंड दू। तो जो इसको आप पौंडीचेरी भी पढ़ सकते हैं या पुडुचेरी भी पढ़ सकते हैं, ये दो यूटीज है प्लस 9 स्टेट्स को मिला के ये कोस्टल बाउंड्रीज टच करती है। लेकिन दो कोस्टल बाउंड्रीज में सबसे कम कोस्टल बाउंड्री कौन टच करती है इन दो में से, वो है दमन एंड दीव। कितना? 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर ये समंदर के साथ बाउंड्री टच करती है। लेकिन अगर आपको कहा गया कि यूटीज में सबसे ज़्यादा कौन सी यूटी कोस्टल बाउंड्री समंदर के साथ टच करती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सी कौन सी स्टेट जो है जो सब कौन सी यूटी जो है जो सबसे ज़्यादा कोस्टल बाउंड्री शेयर करती है इंडिया में, वो है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार, ये आपने याद रखना है, अंडमान एंड निकोबार। तो ऑलमोस्ट तकरीबन 1900 किलोमीटर है। फिर भी आप ये चेक करोगे, मुझे इस पर थोड़ा डाउट है, तो 1900 किलोमीटर है। तो ये यहाँ पे था। ठीक है, तो अब आगे देखेंगे लास्ट वन लाइनर, वह है कि इंडियाज नेबरिंग कंट्री विथ मिनिमम एरिया इज। इंडिया की वो कौन सी नेबर कंट्री है जिसके साथ इंडिया सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है? वह है भूटान। वह है भूटान, आपने याद रखना है, वो है भूटान। भूटान जो है सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ? इंडिया के साथ। यानी कि कितना करता है, तो ये भी मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा, तकरीबन 600 के अबो, 600 के कुछ 662 किलोमीटर जो है इंडिया जो भूटान है वो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखोगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये अभी तक हमने डिस्कस किया, लेकिन फिर भी आप इस भूटान वाले को चेक करना है। यही है 600 के ऊपर है, शायद 662 किलोमीटर टोटल इंडिया और भूटान के साथ जो बॉर्डर शेयर है। सबसे कम जो है इंडिया इसके साथ, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ, ये मैंने कहा। लेकिन कुछ बुक्स में अफ़गानिस्तान भी लिखा हुआ है, लेकिन अफ़गानिस्तान के थ्रू इंडिया जो है बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ? अफ़गानिस्तान के साथ, लेकिन वो पीओके की साइड से है। लेकिन पीओके का जो है वो पीओके के अंडर है, तो इसलिए अफ़गानिस्तान यहाँ पे नहीं आएगा। अगर यहाँ पे अफ़गानिस्तान को भी इंडिया अपना हिस्सा मानता है तो फिर सबसे कम इससे 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। तो अफ़गानिस्तान से अगर इसको भी इंडिया अपने अंडर इंक्लूड मानता है तो इसका मतलब है 80 किलोमीटर सबसे कम अफ़गानिस्तान से। अगर ये इंक्लूड नहीं होगा तो फिर भूटान के साथ। ठीक है, तो ये फैक्ट्स आप यहाँ पे याद रखोगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।